हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस जो टीचर वैकेंसी है उसकी साइंस के टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी हमने एक वन शॉट क्लास भी डाली थी, अगर आप लोग देखेंगे उसको देखने के बाद में एमसीक्यू देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको उसमें ऐड करी थी और 30 मिनट के आसपास की वो क्लास है दोस्तों। तो उसी आज हम फर्स्ट यूनिट को आज हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे और इसमें लगेगा तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपने इन्वॉल्व कर रखी है वो मैं साथ के साथ में आपको बताता रहूंगा। कोई भी अपडेट हो तो आप लोग हमारा विज्ञान क्लासेज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई विज्ञान की परिभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। यानी कि आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए और 4 लोगों की परिभाषा उनके सामने लिखी गई है। आपको पहचानना है कि कौन सी परिभाषा किसने नहीं दी। अल्बर्ट आइंस्टीन की हम सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप लोगों ने कल की या पीछे वाली क्लास देखी होगी तो मैंने बिल्कुल इजी तरीके से वहां पर बताया है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हैं, अस्त व्यवस्थ विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने का प्रयास विज्ञान है। बिल्कुल सही बात कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन। दूसरा पाइन केयर है। पाइन केयर में कुछ नहीं देखना, आप लोगों को पत्थर से बना हुआ घर नहीं होता। अगर वो शब्द आप लोगों को दिखाई देता है, हाँ पत्थरों से बना ढेर घर नहीं होता है। बिल्कुल ये परिभाषा भी पाइन केयर की है, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर ज्यादा समय नहीं है कि हम एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं, एक पेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको आराम से ऐसे दिमाग लगाओ ज्यादा, क्योंकि पहले आप लोगों का अभ्यास होगा तो फटाफट से वहां पर अटेम्प्ट कर पाओगे। स्किनर क्या कह रहा है? स्किनर कह रहा है विज्ञान सर्वप्रथम दृष्टिकोणों का एक समूह है, यह एक प्रवृत्ति है, बिल्कुल है, जो तथ्यों से संबंधित है न कि कथनों से। राइट आया। यानी अब क्या बच गया अपने पास में? अब बच गया अपना ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन एक बार अपने इसको पढ़ लेते हैं, क्या पता। कॉल पॉपर क्या कह रहा है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखना तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना है। अगर ये आप लोगों ने पीछे वाली क्लास पढ़ी होगी तो मैंने क्लियर बताया था कि भाई ये बात तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई थी साहब। ये तो नेहरू जी की परिभाषा है। और आपको पता होगा कि मस्तिष्क को अगर अपन कोई ट्रेनिंग देते हैं, कोई प्रशिक्षण देते हैं, ये कॉल पॉपर साहब ने बोला ही नहीं यार, ये तो नेहरू जी ने बोला था। और पोपर ने क्या बोला था अगर आपको याद हो तो पोपर ने बोला था भैया जो विज्ञान है ना उसका जो निरंतर क्रांतिकारी जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर देखो क्रांतिकारी परिवर्तन शब्द को याद रखना आपको। अगर पोपर की बात आती है तो वहां पर आएगा पोपर यानी कि क्रांतिकारी परिवर्तन। पोपर यानी परिवर्तन कैसा? क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जाता है। इनमें से विन्यासात्मक यानी साइनेटेक्टिकल स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होता है? देखिए पहला ऑप्शन अपन देखते हैं। अगर आपने इसको पढ़ाई है, अभ्यास भी है, तो आप लोग आंख बंद करके बता सकते हैं कि भाई देखो जो विन्यासात्मक जो संरचना होती है साइनेटेक्टिकल होती है, उसमें विज्ञान की जो प्रविधियां होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ साइंस से रिलेटेड है। और उसमें हमने देखा था कि उसमें देखो वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की जितनी भी जो क्रियाएं होती है वो सारी क्रिया उसमें सम्मिलित होती है। अगर आपको इतना कुछ दिखता है तो वही डायरेक्ट आप लोग पॉइंट लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें ज्ञान संप्रति सिद्धांत परिभाषा, नहीं ये नहीं होगा। वैज्ञानिक खोज की विधियां जैसे अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, परिकल्पना और प्रयोग, बिल्कुल यही राइट आंसर हो गया। आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे आपको टकाटक से फटाफट से इनका आंसर निकालने पड़ेंगे क्योंकि समय लिमिट होता है और आजकल क्वेश्चन थोड़े से बड़े आ रहे हैं। तो हमने कोशिश की है सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने एक ही क्लास में ऐड किए, लगभग 30 के आसपास मिलेंगे आपको एक यूनिट के। ठीक है, चलो भाई तीसरा क्वेश्चन है, जब विज्ञान की एक शाखा जैसे मान लो जीव विज्ञान है के विभिन्न पाठों या उप इकाइयों जैसे साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज इट इज जो मैंने कल पढ़ाया था उसी से मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए, कुछ मैंने अपने हिसाब से इनमें फेरबदल किया है। कुछ यूपी बोर्ड के भी हैं, कुछ हरियाणा के भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को दिमाग खोलेंगे, आपका अभ्यास को अच्छा और मजबूत करेंगे, जो एक दूसरे से सह संबंध स्थापित करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में रिलेटेड करके हम इसको पढ़ाते हैं। अगर आपको पता है इसे एक दूसरी चीज के साथ हम रिलेटेड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलैटरल बोलते हैं। सीधा सीधा बात है, अगर एक ही विषय है और उसकी एक ही शाखा के अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके बीच में अगर आपको संबंध अगर डालना हो तो वह अपना भैया कोलैटरल कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसमें कोलैटरल कोरिलेशन की बात करें तो राइट आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा पेन की साइज छोटा करता हूं। एक शिक्षक कक्षा में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और आकाश में विभिन्न ग्रहों की स्थिति का प्रकरण पढ़ा रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, सोलर, लूनर, उनकी पोजीशन वगैरह, उनके प्लेनेट वगैरह के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान वह मुख्य रूप से किन विषयों के मध्य गुणांक सहसंबंध
यानी मल्टीलैटरल कोरिलेशन स्थापित कर रहा है। देखो यार सीधी सी बात है, अगर कहीं पर सूर्य ग्रहण आ रहा है अपना, कहीं पर चंद्र ग्रहण आ रहा है, या अगर अपन कहीं कोई प्लेनेट का रिसर्च कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो आता है किसमें, अपना अंतरिक्ष में आता है, अपना अपने पृथ्वी की अपन फिजिकल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, उनसे रिलेटेड है। तो ये अपना किस में आ गया, ये आ गया अपना फिजिक्स में आ गया। और अगर अपन भूगोल की बात करें तो अपना आता है ये भौतिक भूगोल के अंदर भी आ जाता है, यानी कि दोनों के अंदर ये आ सकता है। ठीक है, तो बात करें अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा कि भैया फिजिक्स भी आ गया इसमें और अपना ज्योग्राफी भी इसमें आ जाता है। ठीक है, चलो भाई पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपना। पांचवा क्वेश्चन अपना, विज्ञान शिक्षण में लक्ष्य, एम और उद्देश्य ने ऑब्जेक्टिव के मध्य अंतर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखो इस चीज को आपको हमेशा पकड़ के रखना है, क्या बोला आपको, असत्य पकड़ना है। ठीक है, ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैंने 3 इसमें लिए, एक मैंने अगले पेज में दे दिया। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें, पहले फटाफट बार हम पढ़ लेते हैं इसको। लक्ष्य संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए निर्धारित सामान्य प्रयोजन है। ठीक है, जबकि उद्देश्य किसी विशेष इकाई या प्रकरण से जुड़े होते हैं। एक बार मैं पूरा ऑप्शन पढ़ देता हूं फिर आपको बताता हूं। बी है यहां पर, लक्ष्य की दिशा अनिश्चित हो सकती है और प्राप्ति में लंबा समय लगता है, जबकि उद्देश्य निश्चित दिशा प्रदान करते हैं और अल्प अवधि में प्राप्त की जा सकते हैं। देखो इनके आंसर तो आप लोग फटाफट निकाल दोगे अगर आप लोगों ने ऑप्शन बहुत ही ध्यान से और ढंग से पढ़े हैं तो। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, आदर्श नागरिक बनाना एक विशिष्ट उद्देश्य का मतलब एग्जाम्पल है, जबकि छात्रों में प्रैक्टिकली कौशल का विकास करना एक व्यापक लक्ष्य है। मतलब कीवर्ड्स देके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसी को अगर वापस से देखूं तो देखो, आदर्श नागरिक बनाना एक विशिष्ट उद्देश्य का उदाहरण, थोड़ा सा मेरे को बैठ नहीं रहा है। और एक चीज और देखो यहाँ पर, छात्रों में प्रयोगात्मक कौशल, यानी कि आप लोगों का यही है कि बस बच्चे प्रैक्टिकल करना सीख जाए बस बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस यही आप लोगों का राइट आंसर निकल जाएगा। एक बार अपन अगला पॉइंट और पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो एक चीज है, क्योंकि मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि देखो आदर्श जो नागरिक होते हैं ना, वो बनाने बहुत ही व्यापक है, बहुत ही मतलब कि हम बात करें एक बड़ा है और एक लंबी अवधि के लिए दीर्घकालीन है। और दीर्घकालीन होता है तो वो अपना लक्ष्य होता है, वो अपना एम होता है। जबकि अगर किसी को अपने को विशिष्ट कौशल अगर किसी का अपने को विकसित करना होता है तो वह एक छोटे समय के लिए अपने ऐसे बोल सकते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक तरीके से वह एक उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लाइन इसने बोली है वो अपने साथ में यहाँ पर मैच नहीं खा रही है, तो अपना राइट आंसर निकल जाता है ऐसे। ओके, चलो भाई देखो कम समय के अंदर आपको क्वेश्चन निकालने भी आने चाहिए। अगला है, जेबी कोनांट महोदय ने वैज्ञानिक तथ्यों को पहचानने के लिए मुख्य रूप से कौन सी कसौटियां निर्धारित की है। साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहा है अपने को। ठीक है, चलो भाई पहला है ऑप्शन, तथ्य केवल सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए और वे परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तथ्य सीधे ऑब्जर्वेबल होते हैं और तथ्यों को किसी भी समय दोहराया जा सकता है। देखो थोड़ा सा आप लोग देखो, कोनांट साहब कहते क्या है, कोनांट साहब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कोनांट ये कहते हैं कि जो इतने भी अपने पास में देखो जो वैज्ञानिक तथ्य वही हैं, कोनांट साहब के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, जिनको हाँ इधर तो जगह नहीं होगी, इधर लिखता हूं मैं। ठीक है, कोनांट साहब सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई मेरे हिसाब से तथ्य वही होते हैं जिन्हें हम भैया सीधा देख सकते हैं। अगर कोनांट साहब की अगर आपको ये बात याद है तो उनका उद्देश्य ये कि जो हमें डायरेक्ट दिख जाते हैं, जिनको अपन डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सके, जिनको अपन डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सके और जिनको अपन किसी प्रैक्टिकल के द्वारा या किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको अपन वेरीफाई भी कर सके। देखो ध्यान से समझिए इस चीज को, उसको अपन यहाँ पर एक तो डायरेक्ट देख सकें और दूसरा अपन एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको प्रूफ कर सके कि यस बिल्कुल। इसका मतलब अपने को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना यही आंसर निकल जाता है कि जो तथ्य हैं वो सीधे प्रेक्षणीय होते हैं। प्रेक्षणीय का मतलब यही होता है सीधा आप लोग देख लो, और तथ्य को किसी भी समय दोहराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपको सही इसका रिजल्ट मिल सकता है। चलो भाई आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन खराब ही नहीं करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने पहले पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट आंसर निकलेगा। दैनिक जीवन की घटनाओं को विज्ञान से जोड़ते हुए कमरे की खिड़कियां या रोशनदान की ऊंचाई पर लगाना मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग है। देखो हम देखो खिड़कियां वगैरह ऊपर क्यों लगाते हैं, मतलब रोशनदान क्यों लगाते हैं, या अपन बात करें कि खिड़कियां हम क्यों लगाते हैं, तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप उन्हें विज्ञान नहीं पढ़िए तो भी आप लोग बता दोगे कि देखो गर्म हवा होती है ना, जो हल्की होकर हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है, हमेशा का मुझे पता नहीं लेकिन नॉर्मली ऊपर उड़ती है, गर्म होकर ऊपर उड़ती है। और अगर ऊंचाई के ऊपर कोई रोशनदान वगैरह होगा ना, अगर ऊंचाई के ऊपर कोई रोशनदान वगैरह होगा ना, तो वहां से खिड़कियों से ना वो गर्म हवा बाहर निकल जाएगी।
हमारे पूर्वजों ने यही सोच के लगाते थे, आजकल के लोग तो लगाए ना लगाए, पहले के यही सोचते थे। वो रोशनदान इसलिए दो तरीके थे, प्रकाश भी आता था और गर्म हवा भी बाहर निकल जाती। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्चुअल में, तो यहाँ पर गैसों का हो क्या रहा है, गैसों का या ऊर्जा का या उष्मा का, सॉरी उष्मा का क्या हो रहा है, यहाँ पर एक संवहन हो रहा है। ठीक है, अगर उष्मा का यहाँ पर संवहन हो रहा है तो अपना जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कुचालक, प्रसार, संवहन हो गया, राइट आंसर अपना सी निकल गया। यहाँ पर बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई 8वां देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों के सिंह द्वार की कुंजी है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, रोजर बैकन भैया इसका राइट आंसर होगा। कोई जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको लंबे मिलेंगे, कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ फैक्ट वाले मिलेंगे, कुछ घुमा फिरा के मिलेंगे, कुछ तथ्य वाले मिलेंगे, तो सभी का मिक्सअप होना जरूरी है। 9वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्र के अनुसार विज्ञान की प्रकृति को किस रूप में परिभाषित किया गया। देखो नेचर ऑफ साइंस एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसे यहाँ पर डिसाइड हो रखी है, तो वो अपने को बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान सिद्धांतों और नियमों का एक स्थिर और अपरिवर्तनशील संकलन है जिसे छात्रों को कंठस्थ कराना। नहीं भाई, अगर छात्रों को कंठस्थ कराना होता तो हमें एनसीएफ की आवश्यकता ही क्यों होती, बताइए। अगर मेमोराइज ही करवाना था तो हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धतियां थी वो ही हमारे लिए सफिशिएंट थी। सेकंड ऑप्शन है, विज्ञान एक जीवंत नए से नए अनुभव के अनुसार विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान। बिल्कुल, देखो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं लग रही यहां पर। अगर आप लोग देखेंगे अच्छी तरीके से कि जो एनसीएफ 2005 है अपना, वो विज्ञान को एक गतिशील प्रक्रिया मानता है। ठीक है, गतिशील प्रक्रिया मानता है और वह सोचता भी है कि भाई नया जैसे जैसे नया प्रैक्टिकल होता जाएगा, नए नए एक्सपीरियंस आते जाएंगे, तो वह और उसका घड़ा यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जाएगा, या अपन बोले कि बिल्कुल हिंदी भाषा में अपन बोले फिल्टर परिष्कृत होता जाएगा। ठीक है, तो एनसीएफ का तो उद्देश्य ये आगे देखो, आप दार्शनिक चिंतन पर निर्भर करता नहीं करता है, और विज्ञान केवल भौतिक सृष्टि के व्यवस्थित ज्ञान तक सीमित है नहीं है। 10वां, हर्बर्ट साहब आ गए हैं। हर्बर्ट द्वारा दिए गए सहज संबंध के सिद्धांतों में वह कौन सा सिद्धांत है जो यह बताता है कि विषयों को जोड़कर पढ़ाने से शिक्षण में कम अवधि में अधिक पाठ्य वस्तु को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अरे ऐसे मान के चलो, जैसे अपन पहले छोटी क्लासों में थे, या अगर आपको पता है कि पहले जैसे अपन गवर्नमेंट में पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए मैं अपना बता दूं, जैसे हमने 2005 के अंदर 11th में थे, उस समय क्या करते थे, 11th में एग्रीकल्चर वाले भी आ जाते थे, बायोलॉजी वाले भी आ जाते थे और गणित वाले आ जाते थे, यानी तीनों को कंबाइन करके पढ़ा देते। उससे फायदा क्या हो गया, उससे समय बच जाता, टीचर बच जाता और सारा काम फटाफट से हो जाता। तो बस वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आप अलग अलग विषय हैं या मतलब उनमें कोई एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक ही संप्रत्यय चल रहा है, आपस में सहज संबंध करके हम पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि रिपीटेशन नहीं होगा, और रिपीटेशन अगर किसी चीज का नहीं होगा, एक ही बार में अगर समझ में आ जाएगा तो हमारा समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, और उतने समय के अंदर अपन किसी टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा सकते हैं, गहराई के साथ में पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा हो गया अपना समय की बचत का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट 11वां, विज्ञान शिक्षण में लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्यों के मध्य मूलभूत अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। बस ये पकड़ना है आपको, पूर्ण सत्य है असत्य है वो आपको लोगों को यहाँ पर देखना। लक्ष्य संकुचित होते हैं ना, यहीं पे काट दो आप लोगों को, नहीं जाएगा आगे। लक्ष्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों व्यू रचना के निर्धारण में सहायक होते हैं, जबकि प्राप्त नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक व आदर्शवादी होती है, जबकि प्राप्त उद्देश्य की प्रकृति मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक होती है। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो लक्ष्य होते हैं ना, उनका जो बेस होता है ना, जो बेस वो होता है अपना दर्शन होता है, और दर्शन हमेशा एक ब्रॉड होता है, दर्शन एक बहुत बड़ा ब्रॉड होता है, जो कि और जो हमें उद्देश्य प्राप्त करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, या जिनका अपन मेजरमेंट भी कर सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक तो है ही वो। ठीक है, तो राइट आंसर अपना यहाँ पर सी यहाँ पर निकल जाता है। चलो अगला क्या अपने पास में, अगला क्वेश्चन अपने पास में, रॉबर्ट मेगर और एनसीईआरटी द्वारा दी गई उद्देश्यों की परिभाषाओं के वैचारिक दृष्टिकोण में मुख्य अंतर है। अगर आपको अगर ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, फटाफट से आंसर निकालना है, तो देखो जो मेगर साहब है ना, मेगर साहब जोर लगाते हैं अपना व्यवहारगत यानी बिहेवियर जो चेंजेज होते हैं ना, उनका जो प्रिडिक्शन होता है कि जो बिहेवियर जो चेंजेज हो रहे हैं या व्यवहारगत जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका प्रिडिक्शन पर डिपेंड करता है। जबकि हमारे जो एनसीईआरटी होते हैं ना, एनसीईआरटी का जोर लगाता है डायरेक्शन पे लगाता है, और जिसको अपन बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, मतलब व्यवस्थित, मतलब कि एडजस्ट, मतलब व्यवस्थित अगर कोई चेंजेज हो रहा है ना उस पर लगाता है, और
पहले से प्री प्लानिंग पे लगाता है, या मतलब पहले से जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करता है। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये सी आंसर आप लोगों का क्लियर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट। ये कुछ तरीके हैं जो आप लोग टाइम बचा सकते हैं, कब? जब आप फुल कॉन्फिडेंस में हो। लेकिन फिर भी आपको अगर 4 ऑप्शन तो एक बार पढ़ने ही चाहिए। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए सुझाए गए उद्देश्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सब कोठारी साहब क्या कह रहे हैं? पहला है अपने पास में छात्रों में तार्किक रूप से सोचने की योग्यता। बिल्कुल लॉजिकल सोचना चाहिए बच्चा। विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह अध्ययन बिल्कुल होना चाहिए। छात्रों को मानसिक अनुशासन के रूप में, एक मिनट रुको, छात्रों को मानसिक अनुशासन के रूप में विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाना चाहिए। देखो, अगर आप लोगों को अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पर पता है कि जो मानसिक अनुशासन हो गया, उच्च शिक्षा की जो तैयारी हो गई, वो आप लोगों को पता है तो कोठारी आयोग ने नहीं दी। वो किसने दी थी? वो दी थी, आपको बताओ तो, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने वो बात बताई थी। है तो वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताई, इसका मतलब हमें पॉइंट ये ढूंढना है, असम्बली नहीं है। हाँ, तो राइट आंसर अपना सी आ जाएगा, क्योंकि सी वाला पॉइंट बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताया। और अगला क्या? अगले फिर देखने की अपने को आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रभावी अनुदेशन के 4 उपागमों में अभिक्रमित अनुदेशन रिसेप्शन अप्रोच का प्रतिपादन किसने किया? भाई देखो, अगर कहीं पर भी रिसेप्शन अप्रोच अगर शब्द जुड़ा है तो वो है डेविड आशुबेल महोदय आएंगे, क्योंकि ब्रूनर ने तो जो खोज उपागम हो गया वो, और इसके ने अपने को दिया था स्व अनुदेशन। हाँ, स्व अनुदेशन दिया था, और ब्रूम ने भैया आपको याद हो तो पारंगत वाला उपागम दिया था। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया यहाँ पर? डेविड आशुबेल यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, ये देखो, अगर एक भी पता है तो भी आप राइट आंसर कर सकते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन पता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है यार। अगला ऑप्शन अपने पास में शेन द्वारा वर्गीकृत साइंटिफिक लिटरेसी के प्रकारों के अनुसार पोलियो मुक्त समाज, मलेरिया निवारण और शिशु मृत्यु दर को कम करना जैसे कार्य किस साक्षरता के अंतर्गत आते हैं? देखो, इसने जो भी ये साइंटिफिक लिटरेसी के जो पॉइंट बताया ना, ये लगभग ऐसे मान के चलो, अपनी जो व्यवहारिक समस्याएं होती है ना, जो अपनी व्यवहारिक समस्याएं होती है उनको सुधारने के लिए यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर उपयोगी होते हैं। और जिसके अंदर कोई बीमारियों की कोई रोकथाम हो गई, कोई स्वास्थ्य में कोई सुधार हो गया, उन चीजों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को अगर अच्छा पॉइंट दिख रहा है तो वह पॉइंट अपना सी वाला पॉइंट यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। बाकी आप अपना विचार भी बता दीजिएगा यार, जैसा कि आपके लिए क्वेश्चन सही है क्या, इसमें स्टैंडर्ड और इससे ऊपर लेके चले तो फिर उसमें तो फिर वो वाली बात होगी कि यार ये मास्टर सबसे अच्छा बता रहा है। क्योंकि क्वेश्चन वही होने चाहिए जिसमें लगभग सारी चीजें ऐड हो, कुछ इजी भी हो, कुछ मीडियम भी हो, मॉडरेट भी हो, हाई भी हो, सारी चीजें अपने यहाँ पर चिंतन के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन आपके सुझाव हैं वो मुझे यहाँ पर जरूर बताइएगा। चलिए भाई, 16 है सीडी गेफार्ड द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक साक्षरता के प्रतिमान में विज्ञान की खोजी अन्वेषी प्रकृति घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से किस क्रिया को सम्मिलित किया गया? ओके, गेफार्ड की बात हो रही ना, तो देखो, अगर गेफार्ड साहब की अगर आपको वो बातें याद है, अगर डायरेक्ट अगर आपको याद है तो वो गेफार्ड साहब की बातें मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि उनका सीधा संबंध किससे था? उनका संबंध था साहब सीधा वैज्ञानिक विधियों से उनका संबंध था। वैज्ञानिक विधियों के अंदर आता था अवलोकन, आता था मापन, आता था, और जो प्रक्रियाएं थी वो यहाँ पर कंसिडर होती थी। ठीक है, या उनके यूज से मान लो आप लोग। तो अपने को अगर ऑप्शन अगर देखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाना है, तो राइट आंसर अपना यहाँ पर डायरेक्ट बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को करने हैं यहाँ पर, उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। अगला है कार्ल पियर्सन द्वारा प्रस्तावित साइंटिफिक मेथड के सोपानों का सही अनुक्रम क्या है? देखो, मैंने जब पीछे वाली क्लास बताई थी, आपको वन शॉट बताया था, तो मैंने एक ही बात बोली थी कि भैया इनका सीक्वेंस के साथ में आपको याद करना है, और सीक्वेंस के साथ में आप लोगों को याद करना है। और एक बात है, मुझे एक चीज और कमेंट में आप लोग बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, कि जो कार्ल पियर्सन साहब थे उन्होंने वैज्ञानिक विधि के कितने स्टेप बताए थे, हिंदी वालों के लिए बताऊं मैं, कितने सोपान बताए थे, बस मुझे डिजिट में बता देना कि भाई 2 थे, 4 थे, 5 थे, 10 थे, कितने थे। ठीक है, और उसमें आपको याद करने का एक तरीका भी बताया होगा, अगर आपको याद हो तो, कि देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, उसमें स्टार्टिंग हो रहा था अपना अनुभव से स्टार्ट हो रहा था वो।
ठीक है, अनुभव से लेकर स्पष्टीकरण तक जा रहा था और अपना विश्लेषण तक यहाँ पर बढ़ रहा था, मतलब ऐसे कुछ अपने यहाँ पर चल रहा था। तो अगर आपको सारे पॉइंट भी याद नहीं होते, मोटी मोटी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। किसी घटना का अनुभव करना, बिल्कुल अपना पॉइंट यहाँ पर अनुभव से स्टार्ट हो रहा था, घटना का यहाँ पर स्पष्टीकरण हो रहा था और विश्लेषण हो रहा था, मतलब राइट आंसर अपना पहला राइट आंसर हो जाता है। चलो भैया अगला क्या है अपने पास में, अगला है माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य वस्तु यानी उनका मटेरियल, उससे विकसित होने वाली साइंटिफिक एटीट्यूड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलाया गया। ठीक है, चलो भाई पहला ऑप्शन देखते हैं। परमाणु संरचना के सिद्धांत और अंधविश्वास से मुक्ति। अच्छा है, एक मिनट यार, एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेल की पटरियों के स्थान, सर्दियों पाइप का फटना, बल गति का नियम, न्यूटन का नियम, समस्या समाधान, बल गति। हाँ देखो भाई एक चीज आप लोग थोड़ा सा देखो इसमें, और मुझे भी थोड़ा सा इसमें है कंफ्यूजन 18वें क्वेश्चन में। एक जहां तक मेरा मन ये कह रहा है 18वें क्वेश्चन में क्या हो सकता है। देखो जो परमाणु संरचना के जो सिद्धांत होते हैं ना, ठीक है, जो मान लो कोई पार्ट है उससे ना अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है, ऐसा मुझे इतना परफेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे तो बालकों में क्यूरियोसिटी जागेगी, यानी कि ये किसके लिए होगी, जिज्ञासा विकसित होगी। और अंधविश्वास से मुक्ति के लिए तो आप लोगों को हो सकता है कि अपनी जो जनसंख्या होती है, जो अपनी जो जन चेतनाएं होती है, उनकी अगर अपन प्रकरण उठाएंगे तो वहां से आपको ज्यादा टारगेट होगा। परमाणु संरचना का सिद्धांत पढ़ाने से अंधविश्वास से मुक्ति होगी, ये मुझे डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लग रहा, तो इसका राइट आंसर लगभग ए ही आएगा, डोंट वरी। चलो भाई, विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 4 विभिन्न पक्षों में से विश्व मत परिप्रेक्ष्य यानी वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव का मुख्य तात्पर्य क्या है। देखो वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव का मुख्य तात्पर्य होता है सीधा सीधा यार, जिसमें अगर कोई टेक्नोलॉजी है, कोई तकनीकी है, या अपना जो ह्यूमन जो रिलेशन होता है, मानव संबंध होता है, उसको वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना, जिससे उस समय की जो समस्याएं होती है उनको अपने यहाँ पर दूर कर सके, ऐसा कुछ इसका मतलब है। और तो क्या है इसमें, चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह छात्रों वस्तुनिष्ठता विवेक देता है, यह छात्रों में अंधविश्वास, जादू टोने, यह समकालीन समस्याओं का निराकरण, तकनीकी एवं मानवीय गतिशील संबंधों विकास करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा, कंफर्म इसका। चलो भाई 20वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी में भी कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर लेना, नो डाउट इसमें, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन है, हो सकता है गलती हो जाए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, विज्ञान मस्तिष्क मन में तर्क करने की आदत डालने का तरीका है। जॉन लॉक का यह कथन प्रसिद्ध कथन किस मूल्य की विशेषता वैल्यू करता है। देखो अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर पता है ना, तो जो जॉन लॉक महोदय है, अपने जॉन लॉक यानी अपने ताले वाले भैया हैं, उनका सीधा सा मतलब है भैया अपना जो ब्रेन है ना, ब्रेन को क्या करना है, उसको एक्टिव करना है, प्लस उसको अपन बात करें कि जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी रीजनिंग से यहाँ पर रिलेटेड करवाना है उसको। और ये जो रीजनिंग वाला जो मैटेरियल आता है वो होता है अपना इंटेलेक्चुअल वैल्यू के अंदर आता है अपना। तो इंटेलेक्चुअल वैल्यू की अगर बात करें तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, अपना बी आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, मैं आपका समय बिल्कुल खर्च नहीं करना चाह रहा, बिल्कुल एक एक समय आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेबी कोनार्ड और कोलंबिया शब्दकोश के अनुसार विज्ञान की प्रकृति को उत्पाद, प्रोडक्ट और प्रोसेस में विभाजित किया गया है। विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में कौन सा कथन सत्य है। देखो भाई यहाँ पर सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्ट होता है ना, वो तो है ना एक तरीके से होता है, एक घड़ा होता है और उस घड़े के अंदर पूरा माल भरा होता है, ठीक है। तो यानी एक से मान के चलिए उसमें माल भर गया, यानी कि वहां पर भंडार आ गया, नॉलेज का भंडार आ गया वहां पे, वो तो हो गया अपना प्रोडक्ट। और जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में तो बस मूवमेंट चलता रहता है, उसमें क्रियाएं चलती रहती है, कोई नई चीज आ गई, कोई प्रैक्टिकल आ गया, कोई नई खोज कर ली, वो सब कुछ उसमें चलता रहता है। तो अपना जो ये पॉइंट है ना, विज्ञान का सिर्फ है और कंटेस्ट करना होता है, हाँ भाई बिल्कुल यही आएगा इसमें राइट सी आंसर। देखो यह विज्ञान का गतिशील पक्ष है जिसके कारण तत्वों को निश्चित करने की विधि सम्मिलित है। बिल्कुल बिल्कुल सही है इसका आंसर सी। अगला है 22, विज्ञान शिक्षण में गुणांक रेखिक सहसंबंध यानी मल्टीलैटरल कोरिलेशन स्थापित करने की रीतियों में प्रासंगिक सहसंबंध यानी इंसिडेंटल कोरिलेशन की मुख्य विशेषता क्या है। देखो यार लाइन थोड़ी सी अच्छी से पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको मतलब समझा देता हूं, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए। देखो इंसिडेंटल कोरिलेशन का मतलब क्या है,
या प्रासंगिक का मतलब क्या, वो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, फिर आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। देखो इसका मतलब ऐसे मान के चलो कि कोई प्रसंगवश है या कोई अचानक से हो गया, ठीक है, अचानक से हो गया। कोई मार साहब है जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और शिक्षक है जो बिना किसी पूर्व योजना के पढ़ाते समय तुरंत किसी अन्य विषय का कोई उदाहरण ले ले यहाँ पर, ठीक है, किसी अन्य विषय का कोई उदाहरण ले ले एकदम से किसी, तो वो आप लोगों का यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर हो गया प्रासंगिक सह संबंध हो गया आप लोगों का, इंसिडेंटल कोरिलेशन हो गया। यानी हमने पहले सोचा नहीं था कि भाई हम ये एग्जाम्पल लेंगे। मेरा टॉपिक चल रहा था, मैंने बीच में उठा के विज्ञान पढ़ा रहा हूं, लेकिन संस्कृत का, भूगोल का या और किसी का मैंने उठा लिया और वो मैंने प्रकरण के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो पूर्व नियोजित क्रम व्यवस्थित से ऐसे संबंधित विषय था। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें आंसर क्या आ सकता है, इसमें विभिन्न विषयों का अधिगम से पूर्व नियोजित क्रम चुना जाता है ताकि निकट संबंध न बढ़े ना। इसमें शिक्षक कोई पूर्व व्यवस्था नहीं करता, वरन पढ़ाते समय किसी बिंदु या प्रकरण को सरल बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार किसी दूसरे विषय की सामग्री का उपयोग लेता है। राइट आंसर है। अपने स्कूल में भी गुरुजी करते हैं आपस में, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 23वां। देखिए लगभग आपका 28 मिनट का वीडियो बन गया है और मैं नहीं चाहता कि भाई ज्यादा लंबा लेके जाऊं मैं इसको। 23वां क्वेश्चन अपना, वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कथन कारण तो आएंगे भाई, कथन कारण तो आएंगे इसमें, असत्य कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य है, वैज्ञानिक विधि इस सत्य को प्रमाणित करने की पद्धति है, बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। हाइपोथेसिस का उपयोग इस विधि मुख्य विशेषता है, बिल्कुल है। यह विधि पूर्णतः ऑब्जेक्टिव होती है, इसमें व्यक्तिगत भावनाओं पूर्वाग्रह कोई स्थान नहीं होता, बिल्कुल अपनी खुद की सोच नहीं होती भाई मुझे जैसे भाई मेरी सोच के अनुसार मेरे को यहाँ पर आउटपुट नहीं निकालना होता। अगला, यह विधि संवेगात्मक आसक्ति इमोशनल अटैचमेंट से युक्त होती है, देखो लाइन पढ़ो, ताकि वैज्ञानिक अपने शोध और भावनात्मक रूप से जुड़ सके। नहीं भैया ऐसी बात है, क्योंकि हमारी तो जो विशेषता यही है कि हमारी कोई इमोशनल कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डी अटैच होना चाहिए, या कोई जब अपन इसका मूल्यांकन कर रहे हो तो कोई अपनी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव मेथड के साथ में होता है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे इस लड़के को ज्यादा नंबर देने हैं, इसको कम देने हैं, वो अपना उसमें निबंधात्मक पद्धति में होता है, इनमें यहाँ पर नहीं होता है। सही है तो सही है, गलत तो गलत है। तो ऑब्जेक्टिविटी जहां पे आ गई, उनका यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। ओके, 24वां क्वेश्चन, साइंटिफिक एटीट्यूड के मूल घटक में सस्पेंडेड जजमेंट का मतलब क्या है? देखो सस्पेंडेड जजमेंट अगर मैं बात करूं ना, तो ये एक तरीके से है ना, कोई ये पॉजिटिव अपना गुण है, एक तरीके से वैज्ञानिक गुण है, एक तरीके से अपना पॉजिटिव गुण है। और इसका मतलब ये मान के चलो कि जी जब तक अपने पास में पूरे कोई साक्ष्य नहीं मिल जाए या कोई प्रमाण नहीं मिल जाए, जब तक अपन कोई जल्दबाजी में कोई रिजल्ट नहीं निकालते हैं या अपन कोई निष्कर्ष है वो अपने यहाँ पर नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, किसी भी समस्या पर विचार करने में अत्यधिक समय लगना, निर्णय लेने से बचना, पर्याप्त प्रमाण तथ्यों और प्रयोगों के प्राप्त होने तक अपना अंतिम निष्कर्ष। हाँ बिल्कुल यही आ जाएगा अपना, बिल्कुल अपना आ जाएगा। पुरानी मान्यताओं को बिना जांचे खारिज कर देना, दूसरों के विचारों को बिना सोच समझ स्वीकार करना, नहीं ये नहीं आएगा, यही आएगा अपना। चलो भाई, कर्टिस के अनुसार वैज्ञानिक अभिवर्ध यानी एटीट्यूड की सबसे सटीक परिभाषा है। सबसे सटीक परिभाषा अगर मैं बात करूं, चलो देखते हैं। जो छात्र पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य विषय की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनकी विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण वैज्ञानिक रुचि व अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर आपको वो पता है ना, हाँ बिल्कुल। दूसरी क्या है, सहज जिज्ञासा, शुद्ध ज्ञान की इच्छा और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया। देखो भाई ये तो अगर आपको पता है ना, ये वाली परिभाषा, ये परिभाषा तो अपनी नेशनल सोसाइटी की परिभाषा है, ये परिभाषा तो अपनी नेशनल सोसाइटी है ना उसकी परिभाषा है भाई, ठीक है। और जो ऊपर वाली है ना भाई, अपनी साथ साथ में दूसरे विषय की पढ़ रहे हैं, मतलब विज्ञान की अन्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हाँ पहला ऑप्शन ही आ जाएगा अपना कर्टिस वाला। आगे तो नहीं है, संकीर्णता, पक्षपात, अंधविश्वास भी नहीं आएगा, तथ्यों के आधार पर तो नहीं, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए आ जाएगा। बी को थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा, नेशनल सोसाइटी परिभाषा, क्या पता ये भी आ सकती है। मिलर के अनुसार साइंटिफिक लिटरेचर के 3 पक्षों में से किसे शामिल नहीं किया गया है? देखो इसका राइट आंसर आप लोग सीधा सीधा खुद भी दे सकते हैं, मुझे मेरी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 3 पक्ष ही है, जिसमें पहला संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, विज्ञान विधियां होगी और सुस्थिक वैज्ञानिक, यानी इसका राइट आंसर आ गया डी। क्योंकि डी अगर आपको पता है तो डी किसका है, अगर कोई बता सकता है मेरे को, तो डी भैया यहाँ पर शेन का है, शेन का वर्गीकरण है भैया डी तो, अगर आपको पता हो तो शेन वाला है डी तो अपना शेन में आया था। और मिलर में नहीं है, मिलर में तो ऊपर वाले 3 आएंगे। चलो भाई
ये अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो, विज्ञान एक कला है, एक कलाकार का पूरा ध्यान सौंदर्य पर केंद्रित होता है, अतः वैज्ञानिक सत्यता व तर्क के द्वारा अंततः प्रकृति के इन्हीं रहस्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है। विज्ञान शिक्षण की यह दृष्टिकोण किसकी वैल्यू को स्पष्ट करता है। देखो एक चीज है, देखो प्रकृति कोई रहस्य है, उसकी सुंदरता है, या विज्ञान को एक मतलब अगला बोल रहा है कला के रूप में, यानी कि आर्ट के रूप में अगर वो देखना चाह रहा है ना, तो ये एक तरीके से विज्ञान शिक्षण में है ना सौंदर्यात्मक मूल्य में आएगा ये, बिल्कुल सौंदर्यात्मक मूल्य में इसका राइट आंसर हमें लगेगा। तो भैया अब मेरे को आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये यूनिट फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को ठीक ठाक लगे हैं, और आप यूनिट 2 और लास्ट तक अपने जितने यूनिट है 4-5 सारी आप लोग कंप्लीट करेंगे सपोर्ट। ठीक है, इतना चाहिए बस मेरे को, और कुछ नहीं है आप लोगों से। मुझे लगना चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ या जो मैटर देना चाह रहा हूँ वो आपको 0.1% भी अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ये हमारे लिए बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।